चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज आप सभी बच्चों को तारों के शहर में लेके हम चलेंगे, ठीक है। आज की जो क्लास है एकदम ही जबरदस्त है बाबू। इस क्लास को जो ये बच्चे मिस करेंगे ना, बहुत पछताइएगा बाद में, ठीक है। आज की क्लास 12th हिंदी, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न 20 क्वेश्चन ऐसे अति महत्वपूर्ण है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग यदि हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास सर कैसा लगा आप सभी को, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए सभी लोग एक बार। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अति ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है। एक बार रुक जाइए आप सभी। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आजाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से है बाबू। एक लेख और एक पत्र से है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम समझते हैं कि भगत सिंह क्या कहते हैं या हम लोग क्या कहना चाहते हैं उनके माध्यम से। कहता है, वीर क्रांतिकारी माँ भारती के सपूत भगत सिंह देश की आजादी के लिए जंग लड़े थे। जो वीर है, क्रांतिकारी है, माँ भारती की सपूत, अपने भारत जो है, भारत माँ की जो सपूत है, कौन? भगत सिंह। वो देश की आजादी के लिए जंग लड़े थे। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं, जब उनके साथ जो थे, उनके जो साथी थे, जो उनके मित्र थे सुखदेव सिंह, उनको जो पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चय ही मृत्युदंड दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, पत्र में लिखते हैं कौन? भगत सिंह। किसको? सुखदेव सिंह को। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जंग के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चय ही मुझे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार तनिक भी आशा नहीं है। मुझे कुछ भी आशा नहीं है, इसमें संदेह नहीं है कि हमको मृत्युदंड नहीं दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा कौन कह रहा था? भगत सिंह कह रहा था। किनको? सुखदेव सिंह को, ठीक है। वे कहते हैं कि मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों को मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। क्योंकि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यहाँ पर भगत सिंह जी कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो, यदि इसके अलावा और कोई समझौता होगा तो मुझे पूरा यह विश्वास है कि हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में रुकावट नहीं देना चाहिए। यदि रुकावट देता है तो जो है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य का पूर्णतः भुला देना चाहिए। हर व्यक्तियों के भाग्य को भुला देना चाहिए। आई होप कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहां कोई छाया मंडरा रही, जैसे सांप की छाया, समझ रहे हो ना। मशीन की तरह उनकी दिनचर्या थी, उसकी जो दिन जो चल रही थी एकदम बिल्कुल मशीन की तरह, जैसे घड़ी चलता है ना बाबू, ठीक उसी प्रकार से। उदास मन किनकी? मालती की। एवं थका थका तन जिसमें खुशियां की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर में एक ऐसा छाया मंडरा रही थी जिसके कारण उसका मन उदास रहता था, शरीर हमेशा थका थका महसूस करती थी, ठीक है। खुशियां का एक भी किरण
उनके ऊपर नहीं दिख रही थी। किसके ऊपर? मालती के ऊपर। ठीक है। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला भी नहीं, बुझा ही रहा। जब उनके घर पर एक अतिथि अर्थात लेखक अज्ञेय जी आए, फिर भी जो है उनका मन खुश नहीं रहा, बिल्कुल जैसा था पहले बिल्कुल वैसा ही रह गया। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करते, अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करते, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त में देती है। ठीक है। जो अतिथि थे, जो लेखक थे अज्ञेय जी, जब उनके घर आए थे तो वह उनसे बात भी नहीं करती थी। इतना ही नहीं, वह उनके प्रश्नों का उत्तर भी हों में जवाब देती थी। ठीक है। लेखक को यह बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना चहकने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई। लेखक कहते हैं अज्ञेय जी कि इतनी चंचल लड़की कुछ ही दिनों में कैसे बूझ गई। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी लोग। चलिए एक बार फटाफट से शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए बाबू। ओ सतानीरा चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। कहता अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में, कब? 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया था। नील की खेती का विस्तार कब किया गया? कमेंट में जरूर बताएं आप सभी लोग। 19वीं सदी में। उस समय नील की बहुत ही मांग थी। उस समय नील की इतनी मांग थी कि क्या कहें, क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे। उस समय जो है बाबू नील से ही रंग बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए। जो बाहर से जो लोग लाए गए थे नील की खेती करने के लिए, तो उन सभी लोगों पर जो अंग्रेज लोग थे बाबू बहुत ही अत्याचार किया करते थे। वे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किनसे? किसानों से। कौन? अंग्रेज लोग। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। जो 20 कट्ठा जमीन है उनमें से 3 जो कट्ठा है उसमें जो है खेती करना है नील का। ठीक है। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। इतना ही नहीं, जो भी किसान थे, जितने गरीब मजदूर लोग गए थे नील की खेती करने के लिए, यदि उसके घर में शादी ब्याह का माहौल या जैसे बच्चे लोग जन्म होते हैं, छठी होता है ना, वो सब का माहौल होता था, तो सबसे पहले उनके घर में नजराना भेजना पड़ता था। किनके घर में? अंग्रेजों के घर में। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए पैसे किसानों से वसूले जाते थे। जो साहब जब बीमार पड़ेंगे तो पैसा कहाँ से लाएगा? तो जितने भी किसान मजदूर लोग थे वहां से लाते थे। ठीक है। किनके लिए? इलाज करने के लिए। किसका? साहब लोग का। साहब किसको कहा गया? अंग्रेज को, याद रखिएगा। ये सब अत्याचार क्या करते थे अंग्रेजों ने किसानों पर। समझ रहे हो ना? आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार लाइक कीजिए, आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है भावार्थ स्पष्ट करें। भावार्थ स्पष्ट करना है। क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो आइए जानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जो है बाबू, ये विद्वान लेखक जिसका नाम है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो पाठ है, इन्होंने जो पाठ को लिखा है उसका नाम है बातचीत। बातचीत एक निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। यहीं से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कवि जो है बालकृष्ण भट्ट जी इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है। बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। एक बातचीत ही एक ऐसा है बाबू कि जो एक से अधिक व्यक्ति जो आपस में मिलकर के बातचीत करते हैं और उसमें जो खुशी मिलते हैं उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब बचाल हो जाता है, मनुष्य जब बचाल हो जाता है मतलब अधिक बोलने लगता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। बालकृष्ण भट्ट ने यह भी कहा है
कि मनुष्य जब बचाल जब अधिक बोलने लगता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तब वह उसका दोष है। परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। जब वही व्यक्ति अच्छे तरीके से बातचीत करता है तब वह क्या है, उसका गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। जब मनुष्य चुप रहेंगे तो उसके चरित्र का पता नहीं चलेगा। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। जब मनुष्य कुछ बोलते हैं, चाहे वो अच्छे शब्द हो या गलत शब्द हो, तो उसी शब्दों से पता चलता है कि इसका गुण और दोष कैसा है। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या आता है, व्याख्या करें। क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये उषा चैप्टर से लिया गया है, जिसका लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व की लालिमा, सूर्योदय जब होते हैं उनसे पहले की जो लालिमा है और आकाश की जो नीलिमा है, दोनों एक साथ मिल गए। कभी यहाँ पर यह कहते हैं कि सूर्योदय से जो पूर्व की लालिमा है और आकाश की जो नीलिमा है, वो दोनों एक साथ मिल गए हैं। तो उसका सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। किनको? उषा की जादू को। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है उनको देख करके। सूर्योदय के इस साथ सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा जो है सुंदरी का सौंदर्य नष्ट हो जाती है। जो उषा का जो सुंदरी था वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिक की? किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिक की? कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया? यह विजय किनकी है, आप क्या सोचते हैं, बताइए। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो चैप्टर है बाबू, अधिनायक चैप्टर से लिया गया। ठीक है, देखिए कवि ने ऐसा प्रश्न इसलिए खड़ा किया है क्योंकि इस युद्ध में किसी देश की सेना ने शत्रुओं को भले ही जीत लिया हो, जो शत्रु है उनको भले ही जीत लिया हो, पर घृणा, हत्या, दंगे, लूटमार आदि पर जीत नहीं हुई। कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि किसी देश की सेना ने शत्रुओं को भले ही जीत लिया हो, पर घृणा, हत्या, दंगे, लूटमार इन सभी पर उसकी जीत नहीं हुई है। क्योंकि जब तक इन पर विजय ना प्राप्त हो तब तक इसे जीत कैसे कह सकते हैं। जब तक कोई भी सैनिक विजय प्राप्त करके वापस नहीं लौटता तब तक उसे विजय घोषित नहीं किया जा सकता। हाँ, इस जीत को सेना की जीत कह सकते हैं, लेकिन नागरिक की नहीं। इस जीत को हम सेना की जीत कह सकते हैं, लेकिन नागरिकों की नहीं, क्योंकि जीत के बाद भी उनकी दशा ज्यों की त्यों रहने वाली। जीतने के बाद भी उनकी दशा जो है जैसे कि तैसे ही रह जाएगी। हमारा मानना है कि हिंसा या मारकाट का मार्ग अपनाकर सच्ची विजय नहीं पाई जा सकती। लेखक यहाँ कहते हैं, रघुवीर साई जी यहाँ कहते हैं कि हमारा कहना यह है, हमारा मानना यह है कि हिंसा या मार काट कर या उनके रास्तों पर चलकर विजयी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बाबू। ठीक है, 6 नंबर जो है, बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो मां समझाती है, ऐसा क्यों? ये आप सभी को पता है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया चैप्टर है प्यारे नन्हे हैं बेटे को। ठीक है, बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो मां समझाती है, ऐसा क्यों? आइए जानते। ऐसा इसलिए क्योंकि पिता पुरुष होने के साथ
जो एक पिता होते हैं बाबू, वो पुरुष होने के साथ ही स्वभावतः उत्साही एवं निडर होता है। उत्साही एवं निडर होता है, उसको किसी भी चीज का डर नहीं लगता। इसलिए पुरुष परिणाम की चिंता किए बिना, पुरुष कभी ये नहीं सोचता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे आप अपने आसपास ले लीजिए, यदि मारकाट स्टार्ट होता है, मारपीट, समझ रहे हो ना, एक दूसरे में जैसे मारपीट स्टार्ट, तो वो डायरेक्ट लाठी निकाल के मार करने लगता है। ठीक है, लेकिन वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है। इसलिए कहता है पुरुष परिणाम की चिंता किए बिना कार्य कर देता है। एक स्त्री होने के कारण मां को जीवन के कटु अनुभवों का ज्ञान होता है, लेकिन जो स्त्री है वो एक स्त्री होने के साथ साथ एक मां भी है, और उनको अपने जीवन के अनुभवों का एकदम पूरा पूरा ज्ञान है। इसलिए वो अनेक प्रकार से बिटिया को समझाती है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, ये तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, प्यार का इशारा का तात्पर्य संघर्ष कर रहे लोगों से है। जो प्यार का इशारा है ना, उसका तात्पर्य उन लोगों से है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। इन लोगों को प्यार तथा अपनत्व की जरूरत है। अपने, समझ रहे हो ना, जो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको अपना, जो अपने माता पिता जो अपने हैं उनकी जरूरत है, प्यार की जरूरत है इनको। क्रोध का दुधारा का तात्पर्य भी इन्हीं लोगों से है, इन्हीं लोगों से है क्रोध का दुधारा का भी तात्पर्य, क्योंकि अब ये अपने हक पाने के लिए तलवार की धार से भी डरने वाले नहीं है। जो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग अपने हक पाने के लिए तलवार की धार से भी डरने वाले नहीं है। समझ लिए ना आप सभी लोग। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट बाबू, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? ध्यान से समझ लीजिए। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। कृषि के आविष्कार होने से नारी में और पुरुष, नारी घर में, यहां पर घर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। जब से कृषि का आविष्कार हुआ बाबू, तब से स्त्री जो है घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में। ठीक है, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधीन होती चली गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारनी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? समझ लीजिए फिर से। जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई बाबू। कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई? 2 टुकड़ों में। घर का जीवन जो है बाबू वो सीमित हो गया, बेचारी अब घर में ही रहेगा, ये फिक्स हो गया, वो बाहर नहीं जा सकती है, और पुरुष बाहर में काम करते रहेगा। यहां तक कि अब जो भी स्त्री है, यदि कहीं जाना हो तो वो पुरुष के पूछे बिना कहीं नहीं जाएगा। जीवन मरण हर चीज पुरुष के मर्जी पर टिकने लगी है स्त्रियों का, बेचारे। क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट। थारवों की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारवों की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारवों के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। थारवों के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने योग्य है। वे अपने घरों में, जो थारू जो होते हैं, जात होते हैं बाबू, जो थारू लोग होते हैं ना, वो जात होते हैं,
वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सिक से, जो सिक होते हैं ना, सिक से समझते हैं आप सभी लोग, सिक से टोकरी पात्र बनाते थे। जैसे धान रखने के लिए आप लोग घर में टीन का कोठी होता है, उसी प्रकार से वो लोग बनाते थे सिक से, ठीक है, टोकरी बनाते थे। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उसमें भी उनकी कला नजर आती थी, उसमें भी वो कुछ ना कुछ बना के रखे थे। जो डिबरी होता है ना बाबू, उसमें भी कुछ ना कुछ वो कला बना के रखे थे, छुपा करके रखे थे। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मेज से बनाए जाते थे, उनमें भी उनकी बहुत सुंदर कला दिखती थी। जो शिकारी करने के लिए या बैठने के लिए जो मेज होते थे, उसमें भी उसका सुंदर कलाकारी था, ठीक है, इनके थारुओं लोगों की। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नव वधु का अनोखा कर्तव्य। नए वधु, जो नए जो बहू आएंगे ना, उनका अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती। जो नई बहू आई उसका भी यही काम होगा कि वो दोपहर में अपने पति के पास खाना लेकर के जाएगी। वधु जब वे काम पहली बार करती है, वधु जो औरत होती थी, वे काम जब पहली बार करती है तो माथे के ऊपर पीरा रखे सिक से बनी टोकरी में खाना लेकर उस दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। जो साड़ी का जो क्या बोलते हैं आंचल होते हैं ना, उसको ढक करके अपने माथे पर धीरे धीरे उन टोकरों को लेकर जाती है, खाना दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों से। यह दृश्य बहुत ही सुहावन होता है, ठीक है। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, देख लेंगे आप सभी लोग एक बार अच्छे से इसको। 13 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए इस 14 नंबर क्वेश्चन को हम बता देते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? तो कहता है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता। बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके सही रूप का पता नहीं चलेगा। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन एडिसन का राय है कुछ अलग बाबू। एडिसन का राय है, कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। कौन का? एडिसन जी ने। अगर वह कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वे बातें खुलकर नहीं हो पाती, ठीक है। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लीजिए, समझ लीजिए। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? मोस्ट VVI ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। जो लेखक है उनके अनुसार जो सुरक्षा है बाबू, वो सूरज की कहाँ है? रोशनी में। सुरक्षा चुनौती को झेलने में है। जो चुनौती होते हैं ना, उसको झेलने में, लड़ने में है, पीसने में और कटने में है। वह डायरी अपने सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहता है। वह जो डायरी है अपने सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि उसके सभी अनुभव डायरी में व्यक्त हो सके, इसलिए कभी कभी वह कविता के मूड में डायरी लिखता है। कौन? कवि, याद रखिएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही क्वेश्चन कराए, बाकी इसमें जो छूटे हैं प्रश्न बाबू वो आप सभी को PDF भेज देंगे। यदि आप सभी को PDF लेना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9798519639। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आप सभी को PDF मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है।